हमारे साथ हैं इस वक्त पीयूष गोयल जी, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त पूरे विश्व में हम व्यापारिक अनिश्चितता देख रहे हैं, उसको सुलझाने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए इस बजट में क्या किया गया है? ये बजट भारत के उज्जवल भविष्य का बजट है। ये बजट दर्शाता है कैसे भारत भविष्य के लिए तैयार है, भविष्य की चुनौतियों को पूरी तरीके से हम निपटने के लिए तत्पर हैं। भारत ने बहुत सारे रिफॉर्म्स, बहुत सारे बदलाव करके भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाया। आज हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, लेकिन इस बजट ने एक बार और ये दर्शाया कि हम आर्थिक विषयों पे बड़े कठोर हैं। फिस्कल प्रूडेंस को, हमारे जो आर्थिक स्थिति है, हमारे जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग आयाम हैं, उनको बड़ा मजबूत रखने में विश्वास रखते हैं, आगे भी मजबूत रखेंगे और एक भविष्य के लिए तैयार भारत का चित्र ये बजट बताता है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, उत्पादन करना, एमएसएमईज हो, बहनों के उज्जवल भविष्य को सेल्फ हेल्प ग्रुप से आगे लेके जाना, युवा युवतियों के शिक्षा की बात हो, कौशल विकास की बात हो, मछुआरे हो, किसान हो, पशुपालक हो, इन सब की आमदनी कैसे बढ़ाना, लोगों को रोजगार का भी अवसर मिले, बच्चों को, और व्यापार भी आगे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले, आधारभूत सुविधाएं अकेले, उसमें 12,20,000 करोड़ का निवेश होने वाला। मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग क्षेत्र, चाहे वस्त्र हो, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो, लेदर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, स्पोर्ट्स गुड्स हो, अलग अलग क्षेत्र को मद्देनजर रखते हुए इसमें सुविधाएं दी गई हैं। डेटा सेंटर जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए इनकम टैक्स में छूट दी गई है, जिसका प्रभाव सिर्फ विदेशी निवेश में नहीं होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स, निर्यात में नहीं होगा, उसमें तो लाभ होगा ही, पर साथ ही साथ भारत में बड़े पैमाने पे नवीकरणीय ऊर्जा का भी निवेश, और नवीकरणीय ऊर्जा में लोगों को रोजगार और उद्योग के अवसर बड़े रूप में मिल सकते हैं। तो एक प्रकार से बड़ा बहुमुखी सोच वाला बजट है, भारत के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। मैं आपसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में जानना चाहूंगा, या SEZ के बारे में। उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, उनमें थोड़ा स्ट्रेस है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, अनसर्टेनिटी है, उनके लिए बजट में क्या किया गया है और ये स्कीम कब से लागू हो जाएगी? जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में उत्पादन करते हैं, ऐसे यूनिट्स के पास अगर स्पेयर कैपेसिटी हो, जिसकी भारत में डिमांड है, उसको हम विदेश से इंपोर्ट करने के बदले SEZ यूनिट से बनवा के बेचें, उसमें विदेशी मुद्रा भी बचती है और SEZ यूनिट में हमारे भारत के लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आगे चल के ग्रोथ के लिए भी उनको और व्यापार बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन साथ ही साथ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वही काम करती है आउटसाइड SEZ, उनको भी हम अनफेयर कंपटीशन या उनको स्पर्धा में लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते। तो ये तय हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग SEZ यूनिट्स है, उनको एक एक सेक्टर का देख के क्या छूट दी जा सकती है, उनके ऊपर जो आज ड्यूटी लगती है अगर वो भारत में बेचे, उसमें क्या छूट दी जा सकती है, जिससे वो कंपेटिटिवली भारत में बेच सके, विदेश से माल लाना ना पड़े, और भारत के अंदर जो नॉन SEZ यूनिट्स उस सामान को बनाती है उनको भी डिसएडवांटेज ना हो। तीनों को बैलेंस, संतुलन लगा बैठा के इसको आगे बढ़ाया जाएगा। शायद अप्रैल या मई से इसको शुरू करें। कांग्रेस का कहना है, उनका बयान आया है कि इसको गरीब कल्याण में कटौती करने वाला बजट कहना चाहिए। बड़े पैमाने पर कल्याण में कटौती हुई है, उनको कैसे एड्रेस करेंगे? कितने नासमझ है मेरे कांग्रेस के भाई बहन मित्र, उनको इतना नहीं समझ में आता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग को बल दिया जाएगा तो रोजगार किसको मिलेगा? हमारे युवा युवतियों को मिलेगा, गरीबी की रेखा से निकल के मध्यम वर्ग में आएंगे।
जब बड़े पैमाने पे नवीकरणीय ऊर्जा आएगी, टेक्सटाइल पार्क्स आएंगे, 200 पुराने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स का नवनिर्माण होगा, जब केमिकल जोन्स बनेंगे भारत में, जब परमानेंट मैग्नेट्स और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए नए एरियाज आइडेंटिफाई होंगे, उस पर काम होगा, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनेंगे, इनलैंड वाटरवेज में बढ़ावा होगा, 12,20,000 करोड़ आधारभूत सुविधाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा, तो और कुछ नहीं तो 30-35% यानी 4 लाख करोड़ तो सीधा लोगों की जेब में आमदनी बढ़ेगी, रोजगार बनेगा। तो मैं समझता हूं वो समझ नहीं पा रहे कि ये जो बजट है, फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीबों के प्रति, वंचित पीड़ित हमारे गांव में रहने वाले लोगों के प्रति, हमारे दलितों के प्रति, जो लोग पीछे रह गए उनको कैसे आगे बढ़ाने के नए अवसर देना, उसका फिर एक बार प्रतीक है। और भारत में हमने गत वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। मुझे विश्वास है इस बजट के बाद और लोग गरीबी से बाहर निकलेंगे, मध्यम वर्ग में आएंगे, मध्यम वर्ग और आगे बढ़ेंगे और देश की आर्थिक प्रगति तेजी से आगे चलेगी। लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो होते हैं या श्रम प्रधान निर्यात क्षेत्रों की अगर हम बात करें, उनको बढ़ावा देने के लिए आपने क्या किया है इस बजट में? अब देखेंगे सभी जो सेक्टर्स पे निवेश की बात हुई है, ये रोजगार को उत्पादन करने का एक स्रोत बनते हैं। अब वस्त्र क्षेत्र को देख लीजिए, टेक्सटाइल्स, हम इतने सारे एफटीएस जो विकसित देशों के साथ कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वहां पे अब जब जीरो ड्यूटी निर्यात कर पाएंगे, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, तो हम बढ़ा सकते हैं। अब कंपटीशन में हम बांग्लादेश या वियतनाम के पीछे नहीं होंगे यूरोपियन यूनियन में। हमारा उनको जीरो ड्यूटी था, हमारे को भी अब जीरो ड्यूटी मिलेगा, तो हम 7 बिलियन क्यों, हम 50 बिलियन की एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसे में किसको लाभ होगा? लाखों 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 हमारे भाई बहनों को इसमें नौकरी मिलेगी, नया निवेश आएगा, नए जब इतना सामान बनेगा तो लॉजिस्टिक सेक्टर को भी काम मिलता है, ट्रक चलेंगे, रेलगाड़ी चलेगी, यहाँ पे जहाँ भी फैक्ट्री होंगी, जो टेक्सटाइल पार्क्स बनेंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उसमें भी नौकरी मिलेगी। तो एक एक सेक्टर की कंपेटिटिवनेस बढ़ा के, उनकी स्पर्धा में उनको और मजबूत बना के, हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारा निर्यात बढ़े, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में भी और सर्विसेज में भी, और दोनों के माध्यम से लोगों को नौकरी मिले और गरीबी से लोग बाहर निकले, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। बजट में 10,000 करोड़ की आउटले है एमएसएमईज के लिए। सीबैम जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, उसको लेके भी कई लोगों में डर है कि कैसे भारत के कुछ मैन्युफैक्चरर उसको फॉलो कर पाएंगे। क्या स्टेप्स आप उठाएंगे इस साल? सबसे पहली बात तो जब हमने एफटीए किया ईयू के साथ, उसमें यह तय हुआ कि अगर कोई भी छूट वो सीबैम में किसी भी देश को देंगे तो भारत को भी उसका लाभ हो। दूसरा, जो लोग वेरीफाई करते हैं कार्बन फुटप्रिंट कितना है, टैक्स कितना लगना चाहिए, पहले वो यूरोप से आया करते थे, अब भारत की कंपनियों को अप्रूव किया जाएगा और वेरीफायर्स भारत में ही होंगे, तो खर्चा बहुत कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में इस प्रकार के जो इंस्पेक्शन या इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं, उसको हम रिम्बर्स करने की स्कीम बना रहे हैं, जिससे एमएसएमई को विशेषकर इसका बोझ नहीं होगा। साथ ही साथ भारत भी रिन्यूएबल एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में जो तेजी से प्रगति कर रहा है, हमारा कार्बन फुटप्रिंट मैन्युफैक्चरिंग में कम हो रहा है। एक्सपोर्टर्स अब क्लीन एनर्जी लेके अपना सामान बना सकते हैं, जिससे जो कार्बन टैक्स है हमारे ऊपर कम लगेगा और ये प्रकार से नुकसान के बदले हमारी विशेषता हो जाएगी, हमारा लाभ हो जाएगा। कि टैक्स तो दुनिया में सब पे लगना है, लोकल यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स पे भी लगना है सेम टैक्स, पर अगर हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, जैसे हमारे स्टील के यूनिट्स मुझे बताते हैं कि वो तेजी से डीकार्बनाइज कर और एफिशिएंट यूनिट्स है, तो कहते हैं कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में उनका कार्बन फुटप्रिंट यूरोपियन स्टील मिल से कम हो जाएगा। तो उल्टे हम एक एडवांटेज में रहेंगे सीबैम के कारण जब हम यूरोप में बेचेंगे। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे स्टॉक मार्केट का जो सेंटिमेंट आप अभी देख रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है? क्योंकि सरकार ने बजट में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ कंप्लायंस, ईज ऑफ टैक्सेशन, मैन्युफैक्चरिंग,
बहुत सारे मेजर्स अनाउंस करे हैं एक ओवरऑल मूड बढ़ाने के लिए, लेकिन इस सेंटिमेंट को कैसे बढ़ाया जाए? मुझे लगता है कि शायद पूरी तरीके से बजट के लाभ और उसका कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पे पूरी तरीके से अभी तक हमारे स्टॉक मार्केट के मित्रों तक पहुंचा नहीं होगा। हो सकता है एसटीटी में जो बढ़त हुई है उसके कारण वो अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करने में लग गए होंगे। अप्रैल के बाद एसटीटी बढ़ने वाला है, पर मेरा मानना है कि स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग कम अगर होती है तो उसमें संतुलित तरीके से स्टॉक मार्केट आगे बढ़ेगी। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये स्टॉक मार्केट आगे चल के अच्छी बढ़त देगी। ये जो आज का रिएक्शन है ये थोड़ा शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, ये बजट की गहराई में जाने के बाद ये पॉजिटिव टेरिटरी में कन्वर्ट हो जाए। मेरा आखिरी सवाल, काफी लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि ईयू की डील तो हो गई, यूएस के बारे में अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारे बहुत सारी और बातें चल रही हैं, चिली के साथ चल रही है, यूएस के साथ चल रही है, कनाडा के साथ हम जल्द शुरू करेंगे, मर्कोसर के साथ शुरू करी है, जीसीसी के 6 खाड़ी के देश भी करना चाहते हैं एफटीए। तो अलग अलग देशों के साथ हमारी बातचीत तेजी से चल रही है, यूएस के साथ भी बड़ी सार्थक बातचीत चल रही है और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी मित्रता भी है दोनों देशों की, दोनों डेमोक्रेसीज हैं और आगे चल के दोनों का व्यापारिक संबंध भी और अच्छा हो, इसके प्रति हम दोनों की प्रतिबद्धता है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी हम आगे चल के डील कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।